नमस्कार। डॉक्टर वेदवती देवांगन, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज हम रोस्टो की आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन अर्थशास्त्री W. रोस्टो 1907 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी देश के समाज का आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि की अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर रोस्टो द्वारा दिया गया यह आर्थिक विकास की अवस्थाएं कार्ल मार्क्स की आर्थिक विकास की अवस्थाओं के विपरीत है। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक वृद्धि मॉडल में आर्थिक एवं गैर आर्थिक व्यवहारों के संबंधों का अध्ययन नहीं किया, जबकि प्रोफेसर रोस्टो द्वारा दिया गया विकास मॉडल में इन्हीं दो तत्वों को शामिल करते हुए लगभग 15 देशों की अनुभवजन्य अध्ययन कर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है, जो निम्नानुसार है। पहला, परंपरागत समाज की अवस्था। दूसरा, स्वयं स्फूर्ति या उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था। तीसरा, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा, सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था। और पांचवा, उच्च स्तरीय उपभोग की। प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा दिया गया पहला अवस्थाओं में आता है परंपरागत समाज की अवस्था। परंपरागत समाज का ऐसा समाज से है जिनका उत्पादन कार्य न्यूटन के पूर्व की स्थितियों से लगाया जाता है। कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कृषि कार्य पे संलग्न होते हैं। जो उत्पादन तकनीक होती है वो परंपरागत तकनीक होती है। उत्पादन का स्तर निम्न होता है और अधिक उत्पादन का भाव होता है तथा किसी प्रकार की कोई अनुसंधान या नवप्रवर्तन नहीं पाया जाता है। चिकित्सा सुविधाएं न होने की वजह से जन्म एवं मृत्यु दर दोनों बराबर होते हैं। बचत एवं निवेश में कमी होती है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है और जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रायः अविकसित होती है। दूसरा, आत्म या स्वयं स्फूर्ति की पूर्व की अवस्था। विकास की दूसरी अवस्था में समाज में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात यह अवस्था संक्रमण की अवस्था होती है। समाज में लोगों का दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है। कृषि का व्यवसायीकरण होता है। वह परंपरागत तकनीक द्वारा न करके उनका आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। निवेश में वृद्धि होती है और आधारभूत संरचनाओं का विकास होने जैसे परिवहन, बैंक, संचार, विद्युत तकनीक, ज्ञान, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाओं पर जोर दिया जाता है। निवेश को बढ़ावा दिया जाता है और औद्योगिक प्रशिक्षण का विकास होता है। एक प्रभावी राष्ट्र के रूप में उदय होता है तथा व्यापार का विस्तार करने पर जोर दिया जाता है। तीसरी अवस्था आती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना एवं आत्मनिर्भर होना। इसका समय प्रायः 10 से 30 वर्ष का होता है। इस अवस्था में निवेश में वृद्धि होती है, निर्माण क्षेत्रों का विकास होता है, कृषि के साथ उद्योगों का विकास होता है, नए तकनीक का उपयोग किया जाता है। पूंजी निर्माण का उच्चतम दर होता है। निवेश के दर में राष्ट्रीय आय का 5 से 10% तक की वृद्धि होती है। प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा इस अवस्था में कुछ देश जो प्रवेश कर गए हैं वो है फ्रांस 1830 से 1860 में, बेल्जियम 1833 से 1860, अमेरिका 1843 से 1860, जर्मनी 1856 से 1870, स्वीडन 1860 से 1890 में, जापान 1878 से 1900, रूस 1890 से 1914, चीन एवं भारत 1952 में ये प्रवेश कर गया। उपरोक्त रेखा चित्र में आत्मस्फूर्ति की अवस्था को स्पष्ट कर रहा है। रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर हमने शुद्ध राष्ट्रीय आय को लिया है और वाई अक्ष पर हमने बचत, शुद्ध निवेश तथा पूंजी की मात्रा को दिखाया गया है। इस
बचत रेखा है, K0Y0 तथा K1Y1 पूंजी उत्पाद अनुपात है। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की बचत रेखा बहुत चपटा है, जिसका अर्थ होता है कि लोग अपनी आय का कुछ नहीं बचत करते, जिसके कारण पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत अधिक होता है। जब आय 0 के बराबर शुद्ध निवेश किया जाता है, परिणामतः पूंजी स्टॉक में भी बढ़ता है और NNP Y1 तक बढ़ जाता है। और जब I1 निवेश किया जाता है तो उत्पादक पूंजी वृद्धि अधिक तेजी से होती है, जिससे पूंजी उत्पाद अनुपात गिरकर T1Y1 या Y1Y2 पर आ जाता है। परिणामतः निवेश का ढांचा बदलता है और NNP बढ़कर OY2 पर आ जाता है, जो शुद्ध निवेश को बढ़ाकर I2 पर ले आता है और अर्थव्यवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था में आ जाता है। अब चौथा अवस्था आता है, जिसको सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उत्पादन के आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात परंपरागत तकनीकों का स्थान आधुनिक तकनीक ले लेती है। नए प्रमुख स्रोतों का निर्माण होता है। निवेश जो है वो राष्ट्रीय आय का 10 से 20% तक होता है। उद्योग की अपेक्षा कृषि में निर्भरता में कमी आती है। उद्योगों में विविधता जैसे इंजीनियरिंग, लौह इस्पात, रसायन आदि को पर अधिक ध्यान दिया जाता है। औद्योगिक आय में वृद्धि होती है तथा आय निर्भरता की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर रोस्टो ने इस अवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका 1900, जर्मनी 1900, फ्रांस 1910, स्वीडन 1930, जापान 1940, रूस 1950, कनाडा 1950। अब आती है पांचवा अवस्था, जिसको हम उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में समाज के लोगों के द्वारा उपभोग के वस्तुओं के अतिरिक्त विशिष्ट वस्तुओं का भी उपभोग करने का प्रयास करते हैं। विलासिता की वस्तुएं सामान्य वस्तुएं होती हैं। औद्योगिक विकास की उच्चतम सीमा पर होती है। गांव का स्थान शहर ले लेता था, शहरीकरण को प्राथमिकता दिया जाता है। नवप्रवर्तनों एवं अनुसंधानों को प्राथमिकता दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का विकास अर्थात सेवा क्षेत्र का विकास पर जोर दिया जाता है। समाज का ध्यान उपभोग पर न होकर विकास पर होता है, जैसे सैन्य समानता एवं कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कुल निवेश में कुल राष्ट्रीय आय का 20% से अधिक निवेश होता है। इस प्रकार प्रोफेसर रोस्टो ने इस अवस्था में जो देश पहुँचे हैं वे हैं अमेरिका 1920, ब्रिटेन 1930, जापान और पश्चिमी यूरोप 1952 के बाद प्रवेश कर गए हैं। प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा दिया गया आर्थिक विकास की अवस्थाओं में कुछ कमियां हैं जो निम्न हैं। जैसा कि प्रोफेसर मेयर का मानना है कि रोस्टो के द्वारा यह बात उचित नहीं लगती कि जब देश इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हो सकता है कि कोई भी देश विकास की किसी भी अवस्था को पूरी तरह लांघकर अगली अवस्था में पहुंच जाए। प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि केवल उद्योगों को ही परोगामी क्षेत्र माना गया है। यह उचित नहीं, क्योंकि परोगामी क्षेत्र रेल यातायात, कृषि या फुटकर व्यापार भी हो सकता है। रोस्टो का यह भी मत सर्वथा गलत लगता है कि एक बार यदि परिपक्वता की अवस्था में आ जाने पर देश का विकास अपने आप ही होता रहता है, जो कि सही नहीं लगता। यद्यपि यहाँ कहा जाता है कि कोई भी देश भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु रोस्टो के द्वारा दिया गया यह अवस्था का योजना अनुसार नहीं है। परंतु प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत कुछ कमियां होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि
भारत तथा जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में जो दिया गया यह सिद्धांत लगभग उचित व्यवस्थित रूप से बैठता है।